भाग 2। किशोरपन। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसने अपनी सीखने की वृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए। अगर वो सीखने की वृत्ति छोड़ता है तो उसकी ज़िंदगी को तेज सूर्य की प्रमाण नहीं तो जुगनू के प्रमाण रहेगा। मेरा प्रवेश माध्यमिक विद्यालय में तो हो गया। मेरे लिए सब वातावरण नया था। 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मेरी नई पाठशाला बहुत बड़ी थी। उसके सामने बाग बगीचा था और बहुत बड़ा मैदान था। मैदान के एक भाग में बरगद का बड़ा पेड़ था। उस पेड़ को देखते ही बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए सब कुछ नया था। नया पाठशाला, नए मित्रों का समूह और नए शिक्षक और थोड़े ऊपर के लेवल का अभ्यासक्रम और थोड़े ज़्यादा विषय भी थे। मैं अब स्कूल में अकेला जाना शुरू कर दिया क्योंकि माताजी और पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारी जिम्मेदारियां अब बढ़ चुकी है तो तुम्हें अपने काम खुद से कर लेने चाहिए। मुझे भी ये बात मन से अच्छी लगी, इसलिए मैं अपने आप स्कूल में जाना, अपनी तासिकाओं पर लक्ष्य केंद्रित करना, अपनी पढ़ाई खुद करना, अपना गणवेश जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे रखना और जूते और दफ्तर की जहाँ पे जगह है वहाँ पे ही रखना, ये सब आदतें मैंने अपने अंदर डाल दी। दूसरी ओर पिताजी, मैं तंदुरुस्त कैसे रहूं, इसके लिए मुझे योगासन और प्राणायाम करना सिखा रहे थे, जिसकी वजह से मेरा शरीर और मन दोनों भी बहुत निरोगी हो गए आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए। फिर जैसे ही मैं अच्छी तरीके से पाठशाला के वातावरण में घुल मिल गया तो मैंने फिर से स्नेह सम्मेलन में, वक्तृत्व स्पर्धा में फिर से भाग लेना शुरू कर दिया। 10वीं। उत्तुंग और अशक्य ऐसा अध्याय। जैसे ही माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश किया तब से मेरे पास चर्चाएं आने लगी कि 10वीं का साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा ये 10वीं का साल ही तय करता है। घर में जब मेहमान आते थे तो वो एक सवाल पूछते थे कि आप अभी कितनी कक्षा में हो। अगर मैं 8वीं कक्षा में बोलता तो मेहमान कहते, हे अभी 2 ही साल में आएगी 10वीं कक्षा। मेरी मन की तीव्रता इस 10वीं कक्षा इस शब्द ने इतनी बढ़ा दी थी कि यही ऊर्जा मेरी पढ़ाई में काम आने लगी। और जब मैं 10वीं कक्षा में आया तो मुझे इसका धीरे धीरे महत्व समझने लगा। हमें हमारे शिक्षक ने बोला कि अगर आप इस एक साल में अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप ज़िंदगी में अच्छी नौकरी करोगे, अच्छी तरक्की करोगे और आपके रिश्तेदार और घर वालों का सिर भी गर्व से ऊंचा होगा। मुझे इसकी अच्छी तरीके से जानिव हो गई और फिर पड़ोस के मित्र परिवार से, माता पिताजी से ये गवगवा सुनने के बाद ये पता चला कि एसएससी नाम का ये पेपर जो कि पूरे महाराष्ट्र भर में लिया जाता है, उसकी अब मुझे तैयारी करनी है। ये पेपर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पेपर, पहला और बड़ा परीक्षा था। अब अगर मुझे इसकी जानिव हो गई है तो उसकी तैयारी ही आ गई। फिर मैंने कैलेंडर में दिन गिने, कितने दिन बाकी है और उस दिनों के हिसाब से मैंने डायरी में अपना नियोजन बना लिया और उसके हिसाब से मैंने वो सब कुछ एक किताब में लिख के रखा। अभी वो सब कुछ मेरे एक ट्रंक में है। जब मैं वो ट्रंक फिर से खोलता हूँ तो मुझे अपने एक एक दिन के संघर्ष के बारे में अच्छे से याद आता है और फिर मैं उन दिनों में खो जाता हूँ। अभी उस ट्रंक में मेरे कैलेंडर, डायरी वैसे ही पड़े हुए हैं। माँ मुझे सुबह उठाती थी, फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था। माँ मेरे लिए खाना बनाती थी, मुझे तैयार करती थी, स्कूल जाने के लिए मुझे ड्रेस देती, मेरा बैग मुझे फिर से कंधे पे रख के देती, खाना वगैरह पकाती। जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरे लिए नहाने के लिए पानी निकाल के रखती।
फिर जब मेरा नहाना हो जाता तो मुझे पढ़ाई में मदद करती, या फिर जब मैं पढ़ाई के लिए बैठता तो आगे की खाना बनाने की उसकी रसोई घर में प्रक्रिया शुरू हो जाती। माँ मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन उन दिनों कभी ये एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज जब भी मेरे मन को ये दृश्य दिखाई पड़ता है तो मेरा मन बहुत सुखी और नसीब वाला फील करता है। मेरा मन बहुत ही घायल और बहुत ही आनंदता से भर उठता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया। दूसरी ओर मेरे पिताजी भी मुझे बाहर से अच्छा अच्छा खाना लाना, मेरी उजलनी करना, मुझे पढ़ाई में एकाग्र बनाना, ऐसे नुस्खे आजमा रहे थे। मुझे भगवान की प्रार्थना करने के लिए बिठाया करते थे। मेरा शरीर और मन तंदुरुस्त रहे, इसलिए मेरे माता पिता बहुत ही कष्ट कर रहे थे। फिर एक दिन शिक्षक ने हमें कक्षा में बताया कि आप 10वीं कक्षा का पढ़ाई तो कर लोगे, एक अच्छी जगह आप एडमिशन भी लोगे, लेकिन मामला ये तय करता है कि आप कितनी बड़े जगह पे हो। वो तो है ही, बस आपको अपना आचरण भी ठीक रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको कोई 10वीं कक्षा के मार्क नहीं पूछेगा। आपका समाज आपके गुण अवगुण व्यापेगा और उससे आप अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो यह तय करेगा। इसलिए बच्चों, आप एग्ज़ाम तो दोगे ही, उसके साथ साथ अपना बर्ताव भी ठीक से रखना, क्योंकि आपको देख के 4 लोग आपसे आदर्श भी लेंगे। इसलिए आप थोड़ी सी ये लीजिएगा। फिर मार्च महीना पास आने लगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन पास आने लगे वैसे वैसे मन में भीति बढ़ने लगी। फिर रात की नींद का समय पढ़ाई में ज़ाया होने लगा। फिर बहुत ही कष्ट करके मैंने पढ़ाई शुरू की। रिश्तेदारों से, शिक्षकों से, माता पिता से और मित्रों से, आसपास के सभी गुरुजनों के आशीर्वाद लेने के बाद सब लोगों का ध्यान मेरे 10वीं के पेपर पे था। मेरे मन पे बहुत दबाव था। मैं धीरे धीरे पेपर देने लगा। जैसे जैसे मेरे एसएससी बोर्ड के पेपर ख़त्म होने लगे वैसे वैसे मेरे मन का तनाव उतरने लगा और ऐसा लगा कि मैं पिंजरे से उड़ने वाला हूँ, एक पंछी की तरह। लेकिन अब तो परीक्षा ख़त्म हो गई और हम छूट गए, ऐसा अर्थ एक पागल ही निकाल सकता है, क्योंकि हमारी इम्तिहान तो हो गई, फिर उसके परिणाम तो सामने आएंगे। एक साल भर एक बच्चा, उसके माता पिता और उसके गुरुजनों ने जो कष्ट उठाए थे उसका ये परिणाम था। वो परिणाम हम यशस्वी है या फिर अयशस्वी, उसका मामला तय करने वाला था। इस एक परिणाम के लिए 3 लोग बहुत ही कष्ट कर रहे थे और वो था 10वीं का प्रचलित निकाल। फिर वो दिन आ गया। फिर मैं मेरा निकाल लेने पाठशाला चला गया। गुरुजी ने वो निकाल के गट्ठों से मेरा निकाल निकाल के अपने हाथ में ले लिया और वो रिज़ल्ट की तरफ देखा और मेरी तरफ गौर से देखा। मेरी तो कुछ बोलने की ही हिम्मत नहीं हो रही थी और उन्होंने मेरा रिज़ल्ट मेरे हाथ में थमा कर बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपकी जैसा मार्क इसके पहले किसी ने नहीं लाया, बहुत अच्छे। जो मार्क्स मुझे मिले थे वो देख के मेरा आनंद आसमान के भी ऊपर चला गया था। फिर मैंने वो रिज़ल्ट अपने माता पिता को दिखाया। फिर मैंने तीनों के भी चरण स्पर्श किए और मेरी पीठ पर एक आशीर्वाद की थपकी पड़ी। फिर रिज़ल्ट तो लग गया। मेरे रिश्तेदारों ने, अड़ोस पड़ोस के पड़ोसियों ने मुझे शुभाशीर्वाद देने के बाद, मेरा अभिनंदन करने के बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल हर एक के जहन में रहता है कि आगे क्या। ये आगे क्या, इस सवाल का जवाब बहुत ही गंभीर है। अगर वो अच्छे से दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी एक अलग ही मार्ग पे निकल पड़ेगी। तो 11वीं और 12वीं कक्षा में मैं कौन सी शाखा
का चयन करूं, इसका निर्णय माता पिता ने मेरे पे ही छोड़ दिया और मैंने अपना निर्णय माता पिता को बता दिया और पिताजी भी राज़ी हो गए। और फिर इस विद्यार्थी का प्रवास शुरू हो गया 11वीं और 12वीं की ओर। 11वीं और 12वीं कक्षा, सोनेरी दिन। फिर से एक नई इमारत, एक नया सफ़र, बट इसका कुछ नया नहीं लग रहा था। इसकी वजह से मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि मैंने जिस शाखा का चयन किया है उस शाखा के अंदर कितने सारे नए नई संकल्पनाएं होगी, क्योंकि अब तक मैं सारे विषय पढ़ता था, लेकिन इस बार जो विषय मैंने चयन किया है उसका ही मुझे पढ़ाई करना था। इसलिए मेरे मन में बहुत ही उत्सुकता थी और इस उत्सुकता और मेहनत ने मुझे 11वीं और 12वीं कक्षा में फिर से एक बार 10वीं कक्षा का इतिहास दोहराने में मदद किया। एक नई आकर्षक इमारत थी, बहुत ही प्रशस्त इमारत थी और मैं खुद को बहुत धनवान समझता था कि मैं इस इमारत में पढ़ रहा हूँ। अभी भी अगर जहन में मैं आंखें बंद करके मेरे कॉलेज के बारे में सोचूं तो मेरे सामने अभी भी वो कक्षा, वो ब्लैक बोर्ड, वो बेंचेस मन के सामने अचानक से आ जाते हैं और जब मैं आंखें शांति से मीट लेता हूँ तो मेरे सामने वो जैसे कि जिंदा देखा हुआ ही आ जाता है। मुझे कुछ आता नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि हमारे सिखाने वाले अध्यापक इतने होशियार थे कि वो बहुत अच्छे से हमें मुश्किल से मुश्किल संकल्पनाएं भी बहुत अच्छे से बता देते थे। मेरे 12वीं के मार्क थोड़े से कम आ गए, लेकिन मेरी सीखने की इच्छा कम नहीं हो रही थी। इसलिए मेरा सफ़र अब शुरू हो गया वसति गृह में, एक महाविद्यालय जो घर से बहुत दूर था। और फिर पिताजी ने उस दूर के महाविद्यालय में मेरा प्रवेश कराया और इस विद्यार्थी का प्रवेश, अब सफ़र आगे चला वसति गृह की तरफ। भाग 3, वसति गृह। जिंदगी के सारे अनुभव हमें घर में माता पिता से ही नहीं मिलते, वो खुद लेने के लिए हमें एक जगह जाना पड़ता है और उसका नाम है वसति गृह। पिताजी ने मेरा प्रवेश तो दूर के महाविद्यालय में कर दिया। अब वहाँ पे जाना है या नहीं जाना ये मेरी मर्जी थी। मैंने अपना मन का निश्चय बना लिया और उस महाविद्यालय में जाने का तय किया। मेरे वसति गृह में रहने की बात से माता पिताजी बड़े ही चिंतित लग रहे थे। वसति गृह क्या होता है इसकी मुझे सीधी सी कल्पना भी नहीं थी। मेरे माताजी और पिताजी दोनों भी वसति गृह में रह चुके थे, लेकिन कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। माँ रसोई घर में खाना पकाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा रही थी। उसने रसोई घर में दिवाली जैसा माहौल बना के रखा था। नए नए पदार्थ बनाने लगी थी, वो भी थैलियाँ भर भर के। पिताजी मुझे बाज़ार में पैसे कैसे खर्च किया जाए, कैसे रहा जाए, ये सब कुछ सिखा रहे थे। एक दिन माता, पिता और मैं, हम तीनों बाज़ार चले गए मेरे लिए कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए। उसमें बहुत सारी वस्तुएं थी, जैसे साबुन, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, मग, बादली, बहुत कपड़े और वो सुखाने के लिए डोरी, फिर बिस्तर, बिस्तर पे बिछाने वाला बेडशीट, बुक्स, पेन, दवाइयाँ, इन सब का उसमें समावेश था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि इतना सब कुछ क्यों खरीद रहे हैं। मेरी माँ सोने से पहले तेल थोड़ा सा गर्म करके मेरे दिमाग में लगा के मालिश किया करती थी और सोने से पहले मुझे एक सवाल हमेशा पूछा करती थी, बच्चे रह लेगा ना तू हॉस्टल में? मैं भी हाँ करके अपनी सिर हिला रहा था, क्योंकि मुझे कुछ कहने के लिए आ ही नहीं रहा था। फिर मेरे पिताजी ने मेहमानों की एक गाड़ी तैयार की थी, उसमें हमने सारा सामान रख दिया और हमारा सफ़र शुरू हुआ वसति गृह की तरफ। जब हम बहुत लंबा सफ़र तय करके वसति गृह पहुँचे, महाविद्यालय में पहुँचे, तो हमने हमारा मोर्चा सबसे पहले वसति गृह यानी हॉस्टल की तरफ बढ़ाया।
और जो दृश्य मैंने अंदर देखा वो दिल दहला देने वाला था। सबसे पहले तो वो छोटी छोटी खोलियाँ, वो देखते ही मैंने अपना मन बहुत खट कर लिया और आगे का सब कुछ देखने लगा। और एक बात तो मेरी कान पे ऐसी आई कि वो छोटी खोलियों में 4 जन रहेंगे। मैंने कभी मेरे घर की रूम शेयर नहीं की थी, लेकिन इस बार मैं इस छोटी सी रूम को 4 जनों में बांटने वाला था। मेरे रूम में माताजी और पिताजी ने सारी वस्तुएं जगह पे रख दी और फिर से वो घर की तरफ निकल पड़े। अब उस हॉस्टल में मैं अकेला ही था। धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगे। मन में मेरे बहुत भीति थी। किसी से कहने से मैं डरता था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे वातावरण में रह रहा था। हमारी खाने की इंतज़ाम मेस में होता था, लेकिन माँ के हाथ का खाना और मेस के हाथ के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ करता था। लेकिन जो कुछ भी है खाना पड़ता था, उसके ऊपर कोई उपाय नहीं था। हमें वहाँ पे, जैसे हम घर पे माँ को बोलते थे कि आपने कल की सब्ज़ी फिर से क्यों की, आज हमें कुछ अलग खाना है, आज कुछ मीठा मीठा बनाओ। रात को अगर भूख लगती तो हम माँ को बड़े हक से उठाते थे और कहते थे कि चलो अब मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन यहाँ हॉस्टल में ऐसा कुछ चलता नहीं था। यहाँ पे हमारे लाड़ का जतन नहीं किया जाता था। जो कुछ है वो खाओ और अपना पेट भरो। बस बस इतना मान लेना चाहिए कि वसति गृह ने हमें ज़िंदगी भर की सिखाने का जगह मिला। वहाँ पे हमें ये पता चला कि परिस्थिति से कैसे जोड़ लिया जाए, हमारे मन का नकार कैसे किया जाए और सहन कैसे किया जाए कौन से भी गोष्ट को। मतलब कि अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें कितनी अच्छी तरीके से वो काम हो जाना चाहिए। जैसे कि झाड़ू लगाना, कपड़ों को अच्छे से रखना, उनको धोना, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे सीख रहा था। मुझे हॉस्टल में सहन करना ये बहुत बड़ी कला सिखाई। खाना कैसा भी वो सहन करो। आपने दिन भर काम किया है, जो थकान आपके शरीर पे आती है वो पढ़ाई करते वक्त सहन करना। घर वालों की कितनी भी याद आए, लेकिन वो याद के लम्हे सहन करना। ऐसे बहुत सारे लम्हे मुझे आ गए थे। लेकिन हाँ, मेरी महाविद्यालय में पढ़ने की इच्छा कभी भी कम नहीं हुई। वो प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे, उन्हें पता था कि ये वसति गृह के बच्चे अपने घर से दूर है, तो उन्होंने हमें घर वालों की कमी कभी जानने ही नहीं दी। वो हमें हमेशा भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में बता देते थे और हमारी आगे की तैयारियां करवा लेते थे। हमें हमारे प्राध्यापक बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। हमें ज़िंदगी में आगे कौन सी समस्याएं आएगी और उनके ऊपर कैसे हल निकाले जाए, यह हमारे प्राध्यापक हमें बता रहे थे। जैसे हमारी स्कूल में या फिर विद्यालय में परीक्षाएं होती थी, वैसे ही इस महाविद्यालय में परीक्षा होती थी। लेकिन मुझे इस वक्त का अब बहुत इंतज़ार लगा रहता था, क्योंकि जब वो परीक्षा ख़त्म होती थी तो हमें घर जाने का एक मौका मिलता था, जो कि 10-15 दिनों का था। वो सुनते ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता था। हमारे मित्र एक दूसरे से पूछा करते थे, तो कैसे जाएगा घर, बस से या फिर रेलवे से। वो सुनते ही मन अलग ही भावनाओं से आनंदित हो जाता था। लेकिन मैं अपना मन फिर से पढ़ाई में लगा लेता था। जब मेरा घर से फ़ोन आता था तो माँ मुझे कहती थी, सब सामान अच्छे से पैक करना और ट्रंक में रखना, अपनी बिस्तर को अच्छे से रोल करके बेड पे रखना और निकलते वक्त ट्रंक को ताला लगाना और उसकी चाबी अच्छे से अपने पास संभाल कर रखना। और पिताजी कहते थे, बेटा कपड़े मत धोना और हाँ ज़्यादा काम मत करना, बस बेडशीट झटक लेना और झाड़ू लगा लेना, क्योंकि अभी तेरा पढ़ाई का वक्त है, तो काम में ज़ाया मत कर। वो भी मैं बहुत अच्छा ध्यान लगाकर सुना करता था। जब मेरी परीक्षाएं ख़त्म होती थी तो मैं घर निकलने के लिए पहले से ही तैयार रहता था। मैं बैग लेता कंधे पे और भागते हुए बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ता था।
जब मैं बस स्टॉप पे अपनी बस की राह देखता था तो बहुत ही आनंदित होता था। बस से मैं अपने शहर की तरफ बढ़ रहा था, इसका आनंद ही अलग था। जब मैं अपने शहर में पहुंचा तो वहाँ पे पाँव रख के सांस लेने का मज़ा ही कुछ और था। फिर मैंने पिताजी को फ़ोन किया और वो मुझे लेने के लिए आ गए। उनको सामने से गाड़ी पर मुझे लेने के लिए आता देख मेरे आनंदाश्रु निकल गए। मुझे क्या बोले वो जहन में ही नहीं आ रहा था। घर पहुंचते ही मैंने मेरे नहा लिया और माँ ने जो खाना बनाया था गरम गरम वो खाने के लिए बैठ गया। लेकिन वो खाना खाते वक्त मुझे अलग ही आनंद मिल रहा था और मैं एक सपने की तरह वो खाना खा रहा था, क्योंकि महीना भर मेस का खाने के बाद माँ के खाने की हाथ की बात ही कुछ और थी। फिर मैं सो गया और दूसरे दिन उठते ही मैंने हॉस्टल में घटे सारे अच्छे बुरे किस्सों को माताजी और पिताजी के साथ बांट लिया। लेकिन हाँ, माताजी और पिताजी ने मुझे यह भी बताया कि जब आप 4 जन एक रूम में रहते हैं तो आप पे जिम्मेदारियाँ होती है। और इस वसति गृह ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का 2 से 4 साल वसति गृह में बिता लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा कौन से भी परिस्थिति में कर सकते हो। आप स्वच्छ रहने की आदत डाल लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुद के काम खुद से कर लेते हो और संकटों पे आप खुद से ही अपना राह निकाल लेते हो। पहले जब मुझे अपना रूम 4 जनों में बांटने में दिक्कत हो रही थी, वही आज हम 7 से 8 बच्चे एक ही रूम में बैठ के मज़ा करते थे, मस्तियाँ करते थे, पढ़ाई करते थे और एक दूसरे के अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। इसलिए हम वसति गृह में ऐसे घुल मिल गए कि वो हमारे सोनेरी दिन बन गए। फिर मुझे ऐसा पता चला कि कौन से भी परिस्थिति को मैच होने के लिए हमें कुछ वक्त लगता है। वो वक्त ही हमारा संकट का समय होता है। एक बार अगर हम उस वातावरण से घुल मिल जाए तो हमारे दिन अपने आप ही अच्छे होने लगते हैं। भाग 4 मित्र परिवार। माता पिता और गुरु के साथ एक आपुलकी का नाता तैयार होता है और वो बहुत कम वक्त के लिए होता है, लेकिन ज़िंदगी भर का साथ निभा जाता है। वो नाता होता है दोस्ती। एक शिष्य की ज़िंदगी में सब मिलता है, लेकिन उसे जो नहीं चाहिए वो भी मिलता है। उसके स्कूल में, उसकी शालाओं में, उसके महाविद्यालयों में और उसके घर के आसपास जो उसके ही उम्र का होता है और बहुत ही कम समय के लिए उसकी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन ज़िंदगी भर के रिश्ते निभा जाता है। वो होता है दोस्त। माताजी, पिताजी और गुरुजनों को जो बातें पता नहीं होती वो इस मित्र को पता होती है। ज़िंदगी का ऐसा महाभाग जो हमारे बचपन से लेके मरने तक का साथीदार होता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही सीखना मिला इस दोस्त से। खेलना, फिर बातें करना, पढ़ाई करना और फिर विहिर में, कुएं में या फिर नदी में तैरना इस दोस्त के साथ ही होता था। स्नेह सम्मेलन में मौज मजा करना इस दोस्त से ही मुकम्मल होता था। नृत्य कला, संभाषण कला और खेल में कैसे खेला जाए ये इन मित्रों के वजह से ही मुझे आता था। सैर के वक्त गाने गाना, बस में गाने लगाकर नाचना या फिर अचानक से बहुत ही शरारतें करना, ये इन दोस्तों की वजह से ही मुमकिन था। एक शिष्य की जिंदगी को शिष्य की च देने वाला ये दोस्त ही एक अच्छा पात्र है। बेंच पे कलाकृतियाँ करना, दीवार पे नाम लिखना, ऐसे बहुत ही भयानक कृत्य दोस्त के साथ करने में मज़े आते थे। मुझे इन दोस्तों से ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला। जब मेरे पे कुछ संकट आया तो मेरा मित्र परिवार ही मेरे आगे खड़ा रहता था। पढ़ाई में मेरी मदद करना और मेरे सुख दुख में मेरा साथ देना,
यह सब इन दोस्तों के वजह से ही बहुत ही अच्छी तरीके से होता था। छुट्टी के दिन खेलने जाना मित्र के साथ ही जमता था। अगर पढ़ाई हुई हो तो ठीक, नहीं तो माँ की नज़र चुका के खेलने के लिए जाना पड़ता था। और फिर शाम तक हमारा कहीं पे ठिकाना नहीं लगता था। कभी किसी के फल की बाग से फल तोड़ के खाना, ये सारे खट्टे मीठे अनुभव दोस्त के साथ ही आते थे। हॉस्टल के दोस्त मेरे ज़िंदगी के सबसे करीब थे, क्योंकि जब वहाँ पे मेरे माता पिता नहीं थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, तो इन सब के किरदार मेरे दोस्तों ने ही पार किए। जैसे कि पिताजी की तरह कठोर शब्द सुनाना, माताजी की तरह प्रेम देना, भाई बहन की तरह मस्ती करना, ये सारे पात्र हमारे दोस्त निभा रहे थे। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, वो भी शिक्षकों को या फिर अधिकारियों को समझने से पहले ये कार्य ही दोस्त कर लेते थे। जब तक वो दोस्त ठीक नहीं होता था, तब तक उसके मित्र उसके आसपास रहते थे। मित्र परिवार ये मेरी जिंदगी में एक विशाल पर्वत की प्रमाणे मेरे पीछे अखंड और प्रचंड इच्छा शक्ति से खड़ा है। मैं बस आगे बढ़ता जाऊँ। मेरे ऊपर आने वाले संकट मेरे मित्र परिवार देख लेता था। जब मैं कुटुंब में नहीं था, तो परिवार में मेरी कमी भर के निकालने के लिए मेरे दोस्त ही मेरे परिवार का हिस्सा बने। मजाक मस्करी तो चलती रहती थी, लेकिन वक्त के समय खंबीर पाठिंबा भी देते थे और बहुत सारी मदद भी करते थे। इन मेरे अच्छे निर्णय को इन्होंने अच्छा प्रतिसाद दिया और मुझे ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचाया। आपकी ज़िंदगी में दोस्ती नाम का रिश्ता होना ही चाहिए, क्योंकि उससे ही आपकी ज़िंदगी को एक दिशा मिलती है और ऐसे दोस्त ही आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होते हैं। भाग 5 ऋण निर्देशन। किसी भी कहानी का अंत उसकी शुरुआत से ही तय होता है। अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी मीठा हो जाता है। ऐसी आशा करता हूँ कि इस किताब के अंदर पढ़े गए पाठों की वजह से आपकी भूतकाल की कौन सी भी याद पर एक फुंकर लग गई हो और आपको आपके सोनेरे दिन फिर से याद आए हो। अगर ऐसा हुआ हो तो ये किताब लिखने के पीछे का मेरा हेतु बहुत अच्छी तरीके से साध्य हो गया, ऐसा मैं मान लेता हूँ। और बहुत सारे अनुभवों को बस 20 से 25 पन्नों में मान लेना बहुत ही मुश्किल है। मैं जानता हूँ यह किताब पूरी नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी भी बड़ी नहीं कि मैं सारा भूतकाल लिख सकूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा। जर्नी ऑफ स्टूडेंट, सफ़र एक शिष्य का, ये बस 20 से 25 साल तक ही चलता है, लेकिन इस समय में हम इतने अनुभव लेते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी भर का वो साथ निभा जाते हैं। और हम एक संकट पर कितने प्रकार से मार्ग निकाल सकते हैं, यह हमें इस किताब ने बताया। इस किताब ने शायद हमें यह भी बताया कि हमारा जीवन उज्जवल और सुखरूप होने के लिए हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने और मित्रों ने कितने सारे कष्ट उठाए, इसके शायद इस किताब में लिखा गया हो। और आपका सफ़र अच्छे से चलता रहे, यही ईश्वर से मनोकामना है, जिनकी वजह से मेरा जीवन सहज, सुफल और सफल बना, उनको यह किताब अर्पण।